होश संभालने के साथ ही नरेंद्र उस औरत को अपने घर में देखता आ रहा था। वह कौन थी उसे नहीं पता था। बचपन में जब भी वह किसी से उस औरत के बारे में पूछता था तो वह उसको डांट कर चुप करा देता था। घर के बाईं ओर जहाँ गाय भैंस बांधे जाते थे उसके करीब ही एक छोटी सी कोठरी बनी हुई थी और वह औरत उसी कोठरी में सोती थी। माँ का व्यवहार उस औरत के प्रति अच्छा नहीं था, जबकि उसका बाप बलवंत और बुआ सिमरन उस औरत के साथ कुछ हमदर्दी से पेश आते थे। नरेंद्र की माँ बलजीत का सलूक तो उस औरत के साथ इतना खराब था कि वह सारा दिन उससे जानवरों की तरह काम लेती थी और फिर उसके सामने बचा खुचा और बासी खाना डाल देती थी। कई बार तो लोगों का जूठन भी उसके सामने डालने में बलवंत परहेज नहीं करती थी, लेकिन जैसा भी जो भी मिलता था वह औरत चुपचाप खा लेती थी। होश संभालने के बाद नरेंद्र ने घर में रह रही उस औरत को लेकर एक और भी अजीब चीज महसूस की थी। वह हमेशा नरेंद्र की तरफ दुलार और हसरत भरी नज़रों से देखती थी। वह उसे छूना और सहलाना चाहती थी, पर घर के किसी सदस्य के होने पर उस औरत की नरेंद्र के करीब जाने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जब कभी नरेंद्र उसके सामने अकेले पड़ जाता और आसपास कोई दूसरा नहीं होता तो वह उसको सीने से लगा लेती और पागलों की तरह चूमती। ऐसा करते हुए उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक ऐसा दर्द भी होता था जिसको शब्दों में जाहिर करना मुश्किल था। कुरेशन शब्द को नरेंद्र ने पहली बार तब सुना था जब उसकी उम्र 14 से 15 साल की थी। गांव के कुछ दूसरे लड़कों के साथ नरेंद्र जिस सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था वह गांव से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर था। नरेंद्र के साथ गांव के 7-8 लड़कों का समूह एक साथ स्कूल के लिए जाता था और रास्ते में अगर कोई झगड़ा न हुआ तो एक साथ ही वे स्कूल से वापस भी आते थे। सुबह स्कूल जाने से पहले सारे लड़के गांव की चौपाल पर जमा होते थे। एक साथ मस्ती करते हुए स्कूल जाने में रास्ते की दूरी का पता ही नहीं चलता था और जब कभी समूह का कोई लड़का वक्त पर चौपाल नहीं पहुंचता था तो उसकी खोज खबर लेने के लिए किसी लड़के को उसके घर दौड़ाया जाता था। हमारे साथ स्कूल जाने वालों लड़कों में एक सुरजीत भी था जिसके साथ नरेंद्र की खूब पढ़ती थी। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। नरेंद्र कई बार सुरजीत के घर भी जा चुका था। एक दिन जब स्कूल जाते समय सुरजीत गांव की चौपाल पर नहीं पहुंचा तो उसकी खोज खबर लेने के लिए नरेंद्र उसके घर पहुंच गया। पहले तो घर में दाखिल होकर नरेंद्र ने देखा कि सुरजीत को बुखार है। वह वापस मुड़ा तो उसकी नज़र सुरजीत के घर में एक औरत पर पड़ी जो उसके लिए अनजान थी। वह जवान और गांव में रहने वाली औरतों से एकदम अलग थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके अपने घर में रह रही औरत उसे नज़र आती थी। चूँकि नरेंद्र को स्कूल जाने की जल्दी थी, इसलिए उसने
इस बारे में सुरजीत से कोई बात नहीं की। 2 दिन बाद सुरजीत स्कूल जाने वालों लड़कों में फिर से शामिल हो गया तो छुट्टी के बाद गांव वापस लौटते हुए नरेंद्र ने उससे उस अजनबी औरत के बारे में पूछा था। इस पर सुरजीत ने कहा, बापू ने कुदेशन रख ली है। कुदेशन वह क्या होती है? नरेंद्र ने हैरानी से पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन कुदेशन के कारण माँ और बापू में रोज झगड़ा होने लगा है। माँ कुदेशन को घर में 1 मिनट भी रखने को तैयार नहीं, लेकिन बापू कहता है कि भले ही लाशें बिछ जाए, कुदेशन यहीं रहेगी। सुरजीत ने बताया, मगर मेरा बाबू इस कुदेशन को लाया कहाँ से है? क्या पता? तुमको तो मालूम ही है कि मेरा बाबू ड्राइवर है। कंपनी का ट्रक लेकर दूर दूर के शहरों तक जाता है। कहीं से खरीद लाया होगा, सुरजीत ने कहा। सुरजीत की इस बात से नरेंद्र को और ज्यादा हैरानी हुई थी। उसने जानवरों की खरीद फरोख्त की बात तो सुनी थी, मगर इंसानों को भी खरीदा या बेचा जा सकता है, ये बात वह पहली बार सुरजीत के मुंह से सुन रहा था। कुदेशन शब्द एक सवाल बनकर नरेंद्र के जहन में लगातार चक्कर काटने लगा था। उसको इतना तो एहसास था कि कुदेशन शब्द में कुछ बुरा और गलत था, किंतु वह बुरा और गलत क्या था यह उसको नहीं पता था। कुदेशन शब्द को लेकर घर में किसी से कोई सवाल करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बाहर किससे पूछे यह नरेंद्र की समझ में नहीं आ रहा था। असमंजस की उस स्थिति में अचानक ही नरेंद्र के दिमाग में अमली चाचा का नाम कौंधा। अमली चाचा का असली नाम गुलबख्श था। अफीम के नशे का आदी होने के कारण ही गुलबख्श का नाम अमली चाचा पड़ गया था। गांव के बच्चे तो बच्चे, जवान और बड़े बूढ़े तक गुलबख्श को अमली चाचा कहकर बुलाते थे। दूसरे शब्दों में गुलबख्श सारे गांव का चाचा था। गांव की चौपाल के पास से ही अमली चाचा पीपल के नीचे जूतों को गाड़ने की दुकानदार सजा कर बैठता था। वह अकेला था क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। एक एक करके उसके अपने सारे मर गए थे। आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं था। अमली चाचा के गांव के हर शख्स से अमली चाचा का मजाक लगता था। बड़े तो बड़े, नरेंद्र की उम्र के लड़कों के साथ भी उसका हंसी मजाक चलता था। आते जाते लड़के अमली चाचा से छेड़खानी करते थे और वह इसका बुरा नहीं मानता था। हाँ, कभी कभी छेड़खानी करने वाले लड़कों को भद्दी भद्दी गालियां जरूर दे देता था। शरारती लड़के तो अमली चाचा की गालियां सुनने के लिए ही उसको छेड़ते थे। नरेंद्र ने जब से होश संभाला था, उसका भी अमली चाचा से वास्ता पड़ता रहा था। जब भी उसके पाँव की चप्पल कहीं से टूटती थी तो उसकी मरम्मत अमली चाचा ही करता था। चप्पल की मरम्मत और पॉलिश करके एकदम उसको नया जैसा बना देता था। अमली चाचा नाम करते हुए बातें करने की अमली चाचा की आदत थी। बातों की झोंक में कई बार बड़ी काम की बातें भी कह जाता था। अमली चाचा कुदेशन के बारे में अमली चाचा से वह छुपेगा ऐसा मन बनाया था।
नरेंद्र ने एक दिन जब स्कूल से वापस आकर सब लड़के अपने अपने घर की तरफ रुख कर गए तो नरेंद्र घर जाने के बजाय चौपाल के करीब पीपल के नीचे जूतों की मरम्मत में जुटे अमली चाचा के पास पहुंच गया। नरेंद्र को देख अमली चाचा ने कहा, क्यों रे, फिर टूट गई तेरी चप्पल? तेरी चप्पल में अब जान नहीं रही। अपने कंजूस बाप से कह अब नई ले दे। मैं चप्पल बनवाने नहीं आया चाचा। तब इस चाचा से और क्या काम पड़ गया, बोल? अमली ने पूछा। नरेंद्र अमली चाचा के पास बैठ गया। फिर थोड़ी सी ऊहापोह के बाद उसने पूछा, एक बात बतलाओ चाचा, यह कुदेशन क्या होती है? नरेंद्र के सवाल पर जूता गांठ रहे अमली चाचा का हाथ अचानक रुक गया। चेहरे पर हैरानी का भाव लिए वह बोले, तू यह सब क्यों पूछ रहा है? मैंने सुरजीत के घर में एक औरत को देखा था चाचा। सुरजीत कहता है कि वह औरत कुदेशन है जिसको उसका बापू बाहर से लाया है। बतलाओ ना चाचा, कौन होती है कुदेशन? क्या करेगा जानकर? अभी तेरी उम्र नहीं है ऐसी बातों को जानने की। थोड़ा बड़ा होगा तो सब अपने आप मालूम हो जाएगा। जा घर जा। नरेंद्र को टालने की कोशिश करते हुए अमली चाचा ने कहा, लेकिन नरेंद्र जिद पर अड़ गया। तब अमली चाचा ने कहा, कुदेशन वह होती है बेटा जिसको मर्द लोग बिना शादी के घर में ले आते हैं और उसको बीवी की तरह रखते हैं। मैं कुछ समझा नहीं चाचा, थोड़े और बड़े हो जाओ बेटा तो सब समझ जाओगे। कुदेशनों तो इस गांव में आती ही रही है। आज सुरजीत का बाप कुदेशन लाया है। एक दिन तेरा बाप भी तो कुदेशन लाया था, पर उसने यह सब तेरी माँ की रजामंदी से किया था। तभी तो वह वर्षों बाद भी तेरे घर में टिकी हुई है। बातों में तो बहुत सी है, पर मेरी ज़बानी उनको सुनना शायद तुमको अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर होगा तुम खुद ही उनको जानो, अमली चाचा ने कहा। अमली चाचा की बातों से नरेंद्र हक्का बक्का था। उसने सोचा नहीं था कि उसका एक सवाल कई दूसरे सवालों को जन्म दे देगा। सवाल भी ऐसे जो उसकी अपनी जिंदगी से जुड़े थे। अमली चाचा की बातों से यह भी लगता था कि वह बहुत कुछ उससे छिपा भी गया था। अब नरेंद्र भी समझ में आने लगा था कि होश संभालने के बाद वह जिस खामोश औरत को अपने घर में देखता आ रहा है वह कौन है? वह भी कुदेशन है, लेकिन सवाल तो कई थे। यदि मेरा बाबू कभी माँ की रजामंदी से कुदेशन लाया था तो आज माँ उससे इतना बुरा सलूक क्यों करती है? अगर वह कुदेशन है तो मुझको देखकर रोती क्यों है? जरा सा मौका मिलते ही मुझको अपने सीने से चिपका कर चूमने चाटने क्यों लगती है? वह माँ की मौजूदगी में वह ऐसा क्यों नहीं करती थी? क्यों डरी डरी और सहमी सी रहती थी वह माँ के वजूद से? फिर अमली चाचा की इस बात का क्या मतलब था कि अपने घर की कुछ बातें खुद ही जानो तो बेहतर होगा। ऐसी कौन सी बात थी जो अमली चाचा जानता तो था किंतु अपने मुँह से उसको नहीं बतलाना चाहता? एक सवाल को सुलझाने निकला नरेंद्र का किशोर मन कई सवालों में उलझ गया। उसको लगने लगा कि
उसके अपने जीवन में जुड़ी हुई ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानता। अमली चाचा से कई जानकारियां मिलने के बाद नरेंद्र मन में इतना जरूर ठान लिया कि वह एक बार माँ से घर में रह रही उदेशन के बारे में ज़रूर पूछेगा। उदेशन के कारण अब सुरजीत के घर में बवाल बढ़ गया था। सुरजीत की माँ उदेशन को घर से निकालना चाहती थी, मगर उसका बाप इसके लिए तैयार नहीं था। इस झगड़े में सुरजीत की माँ के दबंग भाइयों के कूदने से बात और भी बिगड़ गई थी। किसी वक्त भी तलवारें खींच सकती थी। सारा गांव इस तमाशे को देख रहा था। वैसे भी यह गांव में इस तरह की कोई नई या पहली घटना नहीं थी। जब सारे गांव में सुरजीत के घर आई उदेशन की चर्चा भी, तो नरेंद्र का घर इस चर्चा से अछूता कैसे रह सकता था। नरेंद्र ने भी माँ और सिमरन बुआ को इसकी चर्चा करते सुना था, लेकिन काफ़ी दबी और संतुलित जबान में। इस चर्चा को सुनकर नरेंद्र को लगा था कि उसके माँ से कुछ पूछने का वक्त आ गया है। एक दिन जब नरेंद्र स्कूल से वापस घर लौटा तो माँ अपने कमरे में अकेली थी। सिमरन बुआ किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी और बाबू खेतों में था। नरेंद्र ने अपना स्कूल का बस्ता एक तरफ रखा और माँ से बोला, एक बात बतला माँ, गाय भैंस बांधने वाली जगह के पास बनी कोठरी में जो औरत रहती है वह कौन है? नरेंद्र के इस सवाल पर उसकी माँ बुरी तरह से चौंक गई और पल भर में ही माँ का चेहरा आशंकाओं के बादलों में घिरा नजर आने लगा। तू यह सब क्यों पूछ रहा है? नरेंद्र को बाह में पकड़ झकझोरते हुए माँ ने पूछा। सुरजीत के घर में उसका बापू एक गुरेशन ले आया है। लोग कहते हैं हमारे घर में रहने वाली ये औरत भी एक गुरेशन है। क्या लोग ठीक कहते हैं माँ? नरेंद्र का यह सवाल पूछना था कि अचानक आवेश में माँ ने उसके गाल पर चाटा जड़ दिया और उसको अपने से परे ढकेलती हुई बोली, तेरे इन बेकार के सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वैसे भी तू स्कूल पढ़ने के लिए जाता है या लोगों से ऐसी वैसी बातें सुनने? तेरी ऐसी बातों में पढ़ने की उम्र नहीं। इसलिए खबरदार, जो दोबारा इस तरह की बातें कभी घर में की तो मैं तेरे बाबू से तेरी शिकायत कर दूंगी। नरेंद्र को अपने सवाल का जवाब तो नहीं मिला, मगर अपने सवाल पर माँ का इस प्रकार आपे से बाहर होना भी उसकी समझ में नहीं आया। ऐसा लगता था कि उसके सवाल में माँ किसी कारण डर गई और यह डर माँ की आंखों में उसे साफ नजर आता था। नरेंद्र की माँ से पूछे इस सवाल ने घर के शांत वातावरण में एक ज्वार भाटा ला दिया। माँ और बाबू के परस्पर व्यवहार में तलखी बढ़ गई थी और सिमरन बुआ तलख होते माँ और बाबू के रिश्ते में बीच बचाव की कोशिश करती थी। माँ और बाबू के रिश्ते में बढ़ती तख्ती के वजह कोने में बनी कोठरी में रहने वाली वह औरत ही थी जिसके बारे में अमली चाचा का कहना था कि वह एक कुदेशन है। माँ अब उस औरत को घर से निकालना चाहती है। नरेंद्र ने माँ को इस बारे में बाबू से कहते भी सुना। नरेंद्र को ऐसा लगा कि माँ को कोई डर सताने लगा है। बापू माँ के कहने पर उस औरत को घर से निकालने को तैयार नहीं है। नरेंद्र ने बापू को माँ से कहना सुनना
था, इतनी निर्मम और स्वार्थी मत बनो। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। वह लाचार और बेसहारा है, कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए, मगर मैं अब उसको इस घर में एक पल भी देखना नहीं चाहती हूँ। नरेंद्र भी इसके बारे में सवाल पूछने लगा है। उसके सवालों से झुम को डर लगने लगा था, कहीं उसको असलियत मालूम हो गई तो क्या होगा। माँ की बेचैन आवाज़ में साफ कोई डर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बेकार में किसी वहम का शिकार हो गई हो। हमें इतना कठोर और एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। इसको घर से निकालने से पहले ज़रा सोचो कि इसमें हमें क्या दिया और बदले में हमसे क्या लिया। सिर छिपाने के लिए एक छत और 2 वक्त की रोटी। क्या इसमें इतने में भी हमें यह महंगी लगने लगी है? ज़रा कल्पना करो, इस घर को एक वारिस नहीं मिलता तो क्या होता। एक औरत होकर भी तुमने दूसरी औरत का दर्द कभी नहीं समझा। तुमको डर है उस औलाद के छीनने का जिसने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया। ज़रा इस औरत के बारे में सोचो जो अपनी कोख से जन्म देने वाली औलाद को भी अपने सीने से लगाने को तरसती रही। जन्म देते ही उसके बच्चे को इसलिए उससे जुदा कर दिया गया ताकि लोगों को ये लगे कि उसकी माँ तुम हो, तुमने ही उसको जन्म दिया है। इस बेचारी ने हमेशा अपनी जबान बंद रखी है तुम्हारे डर से। यह कभी अपने बच्चे को भी जी भर के देख तक नहीं सकी। इस घर में वह तुम्हारी रजामंदी से ही आई थी। हम दोनों का स्वार्थ था इसको लाने में। तुमको अपने बाप की ज़मीन जायदाद में से अपना हिस्सा लेने के लिए एक वारिस चाहिए था और तुमको एक बच्चा। इसने हम दोनों की ही इच्छा पूरी की। इस घर की 4 दीवारी में क्या हुआ था यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जानता। बच्चे को जन्म उसने दिया, मगर लोगों ने समझा तुम माँ बनी हो। कितना नाटक करना पड़ा था एक झूठ को सच बनाने के लिए। जो औरत केवल 2 वक्त की रोटी और एक छत के लालच में अपने सारे रिश्तों को तोड़ मेरा दामन थाम इस अनजान जगह पर चली आई, जिसको हमने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, पर उसने न कभी कोई शिकायत की और न ही कुछ मांगा। ऐसी बेज़बान, बेसहारा और मजबूर को घर से निकालने का अपराध ना तो मैं कर सकता हूँ और न ही चाहूँगा कि तुम करो। किसी की बद्दुआ लेना ठीक नहीं। नरेंद्र को लगा था कि बापू के समझाने से बिफरी हुई माँ शांत पड़ गई थी, लेकिन नरेंद्र उनकी बातों को सुनने के बाद अशांत हो गया था। जाने अनजाने में उसके अपने जन्म के साथ जुड़ा एक रहस्य भी उजागर हो गया था। अमली चाचा जो बतलाने में झिझक गया था वह भी शायद इसी रहस्य से जुड़ा था। अब नरेंद्र की समझ में आने लगा था कि घर में रह रही वह औरत जो कि अमली चाचा के अनुसार एक कुदैसन थी, दूर से क्यों उसको प्यार और हसरत की नज़रों से देखती थी। क्यों ज़रा सा मौका मिलते ही वह उसको अपने सीने से चिपका कर चूमती और रोती थी। वह उसको जन्म देने वाली उसकी असली माँ थी। नरेंद्र बेचैन हो उठा। उसके कदम बरबस उस कोठरी की तरफ बढ़ चले
जिसके अंदर जाने की इजाज़त उसको कभी नहीं दी गई थी। उस कोठरी के अंदर वर्षों से बेज़बान और मजबूर ममता कैद थी। उस ममता की मुक्ति का समय अब आ गया था। आखिर उसका बेटा अब किशोर से जवान हो गया था।